अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग करने जा रहे हैं ECE 201 का यानी लर्निंग डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड का लेसन नंबर 7। उम्मीद है कि आपको पिछले लेक्चर समझ आ चुके होंगे। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेसन 7 है आपके पास लर्निंग पर्सपेक्टिव। इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था कि टॉपिक भी आपका 37 था कि फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट। आपने सिंपल बताने थे वो फैक्टर्स जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं लर्निंग डेवलपमेंट को। अब उनमें आ जाती है एज। अब देखें एज जो है वो क्रिटिकल फैक्टर होता है, ये इन्फ्लुएंस करता है काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंदर। अब बच्चा जो होता है सबसे पहले साउंड से, फिर वर्ड बनाता है, फिर सेंटेंस बनाता है, फिर एक वर्ड से दूसरे वर्ड की तरफ चलता है। तो ये सारा काम वो कर होता है अपनी एज वाइज। देन आपके पास आता है एप्टीट्यूड, देन मोटिवेशन। आपने सिंपली इनका लिखना था कि पॉइंट्स बताने थे। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका एज, एप्टीट्यूड, मोटिवेशन। मोटिवेशन जो होता है ये डिराइव किया जाता है फ्रॉम वर्ड मोटिव, जिसका मतलब हुआ कि कोई इंसान अपने डिज़ायर, वांट्स, अर्ज को कंप्लीट करता है, यानी कि उसे मोटिवेट किया जाता है। अब मोटिवेशन जो होती है इसकी दो टाइप्स होती है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो होती है वो इंटरनल हैप्पीनेस को डील करती है, यानी कि सेटिस्फैक्शन। आपका अंदरूनी जब आप कभी कभी मोटिवेट हो रहे हो तो ना आप अंदर से खुशी फील कर रहे होते हो, वो जो अंदरूनी खुशी होती है उसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक। इसमें कोई रिवॉर्ड नहीं हो रहा होता। अब अगर हम बात करते हैं एक्सट्रिंसिक की, तो ये देखें एक्सट्रिंसिक है, यानी इसमें ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में बात की जाती है। अब इस किस्म की मोटिवेशन के अंदर रिवॉर्ड दिया जाता है। अब ये रिवॉर्ड जो होता है ये एनवायरनमेंट से हो रहा होता है, पेरेंट्स दे रहे होते हैं। सो हमें पता चला कि लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंदर मोटिवेशन काफ़ी अहम रोल प्ले करता है। देन आपके पास आता है इंटेलिजेंस। अब जब हम बात करते हैं अब वो एबिलिटी जिससे हम किसी चीज़ को समझ सकें, लाइक हम सॉल्व कर सकें मैथमेटिक्स को, कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को, और डिसीजंस ले सकें जिनका बाद में हमें बेनिफिट मिले, तो हम कहते हैं कि इंटेलिजेंस में ये चीज़ आ जाती है। देन आपके पास है एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब हुआ कि द वे यू फील या द वे यू थिंक एंड फील अबाउट समवन और समथिंग। एटीट्यूड का मतलब आपके पास आता है कि वो रास्ता जिस तरह आप, वो तरीका जो आप सोचते हो या जिस किसी भी इंसान के बारे में आप जो सोच रखते हो। पर्सनैलिटी ट्रेट जो होती है वो एक्स्ट्रावर्जन होती है। इसमें एक्स्ट्रावर्जन ओपननेस होती है एक्सपीरियंस को लेकर, जो कि लर्निंग प्रोसेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही होती है। फिर लर्निंग स्टाइल आ गया। देन आपके पास आया पर्सनैलिटी। टॉपिक 38 आपके पास आता है लर्निंग पर्सपेक्टिव। लर्निंग क्या है? एम्ब्रोज EDAL ने बताया था, यानी कि एम्ब्रोज ने डिफाइन किया था लर्निंग को एक ऐसा प्रोसेस जो कि आपको चेंजेस की तरफ लेके जाता है। अब ये चेंजेस जो होती हैं ये रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस हो रही होती हैं, जिसके अंदर हम अपने फ्यूचर लर्निंग ले रहे होते हैं, इम्प्रूव कर रहे होते हैं अपने परफॉर्मेंसेस को। लर्निंग पर्सपेक्टिव की हमारे पास टोटली 4 थ्योरीज आ जाती हैं या स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं, बिहेवियरिज्म, कॉन्टिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म एंड ह्यूमनिज्म। ये हमारे पास 4 ऐसे स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जिनके अंदर हम बात करते हैं लर्निंग पर्सपेक्टिव को लेकर। बेसिकली ये साइकोलॉजिकल अप्रोचेज होती हैं जो कि एम्फसाइज करती हैं कि एनवायरनमेंट के साथ हम किस तरह एनवायरनमेंट और एक्सपीरियंस जो होते हैं पर्सन्स और एनिमल एक्शंस को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बिहेवियरिज्म पर्सपेक्टिव को। बिहेवियरिज्म बेसिकली फोकस करता है ऑन द आइडिया कि बिहेवियर कैसा है। अब बिहेवियरिज्म के नज़दीक बिहेवियर जो था वो लर्न किया जा सकता है। अब लर्न किया जाता है थ्रू इंटरेक्शन। अब ये जो इंटरेक्शन हो रही होती है ये एनवायरनमेंट के साथ हो रही होती है, तो इससे पता ये चला कि बिहेवियर जो होता है वो एनवायरनमेंट से इन्फेक्ट होता है, या यूँ कह लें कि हम लर्न कर सकते हैं एनवायरनमेंट से, और ये से इनिशिएट इनहेरिट करते हैं मुख्तलिफ फैक्टर्स को जो कि आपके इन्फ्लुएंस करते हैं आपके बिहेवियर को। देन आपके पास आता है, अच्छा याद रखिएगा, पेरेंट कंडीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशनिंग है। इसमें हम फर्दर आगे जाएंगे तो हम पढ़ेंगे पेरेंट कंडीशनिंग के बारे में। इसे किसने प्रपोज किया था? BF स्किनर ने किया था।
कॉग्निटिव थ्योरी जो है ये सजेस्ट करती है कि ह्यूमन माइंड जो है वो कंप्यूटर लाइक है, इसमें कॉन्स्टेंटली प्रोसेसिंग हो रही होती है, इनकोडिंग हो रही होती है डेटा की। अकॉर्डिंग टू कॉग्निटिव थ्योरी, जब कोई इंसान एक्सपीरियंस करता है, उसका जो दिमाग का स्टिमुलाई होता है वो उसकी प्रायर स्कीमा की तरफ देखता है। अब प्रायर स्कीमा क्या है? प्रायर स्कीमा जो है वो उसमें स्मॉल सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन पाए जाते हैं दिमाग के अंदर। जब हम देखते हैं, जब दिमाग वर्क कर रहा होता है ना, उन इंफॉर्मेशन को देखते हैं, अगर उसके पास सेम वैसी इंफॉर्मेशन मौजूद है तो वो फ़ौरन से बता देगा कि देखिए जी हमें इस बारे में पहले से इन था। अब ये जो प्रोसेस था इसे रेफर किया गया था टू एज अकोमोडेशन बाय पिगेट। उसने एम्फसाइज किया था इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल प्रोसेस की। उसने बताया था परसेप्शन के बारे में उसने बहुत बात की, मेमोरी पर बहुत बात की, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर बहुत ज़्यादा उसने बात की थी। फिर जी आपके पास थर्ड स्कूल ऑफ थॉट आता है कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म जो है, इसके जो आइडिया है वो ये है कि जो लोग एक्चुअली कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं अपने नॉलेज को, यानी कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल ऐसे होते हैं जो अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। हम कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर इस थ्योरी के अंदर कहा यह गया था कि लोग अपनी एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करते हैं अपने नॉलेज को और उससे फिर डिटर्मिन करते हैं बाय द एक्सपीरियंस। अब ये वो एक्सपीरियंस है जो कि वो लर्न कर रहे होते हैं। लर्नर जो होता है वो प्रोवाइड करता है नॉलेज ताकि वो बिल्डिंग कर सके न्यू इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग के अंदर। देन आपके पास आता है ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म जो है ये एक ऐसा पैराडिगम है, या आप कह सकते हो कि ये पेडागोगिकल अप्रोच है जिसके अंदर इस बात का यकीन किया जाता है कि लर्निंग जो होती है वो पर्सनल एक्ट को फुलफिल करने के लिए एक खास पोटेंशियल होती है। लाइक हम कह सकते हैं कि आप अपने एक्ट को या किसी पर्सनल एक्ट को फुलफिल करने के लिए जो पोटेंशियल यूज़ करते हो उसकी मदद से आपको लर्निंग हासिल होती है। अब इस थ्योरी के अंदर टीचर का रोल काफ़ी ज़्यादा इन्हांस किया गया था। कहा गया था कि टीचर जो है वो सेंटर है, यानी कि टीचर का रोल जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। टीचर जो है वो प्रोवाइड कर सकती है आपको रीज़न, वो मोटिवेट कर सकती है स्टूडेंट्स को। टॉपिक 39, नेटिविस्टिक पर्सपेक्टिव, नोम चॉम्स्की। अब हम बात करते हैं नोम चॉम्स्की की। नेटविस्टिक पर्सपेक्टिव को लेके देखे तो हमें पता चला कि इसे आर्टिकुलेट किया था लिंग्विस्टिक नोम चॉम्स्की ने, जिसके अंदर कहा यह गया था कि जो इन्फिनिट होता है उसके पास कंप्लीट वर्ड नॉलेज होती है। वो आहिस्ता आहिस्ता उस लैंग्वेज पे अबूर हासिल करता जाता है। देन आपके पास था फोर्सर लर्निंग इन कंसिस्टेंसी। तो उसमें उसने बताया था कि जो लर्न हम कोई चीज़ करते हैं ना, तो वो आपको जब इल्म हासिल हो जाता है किसी चीज़ के बारे में तो उसे आप फर्दर यूज़ कर सकते हो। तो लर्निंग जो होती है वो आप उसमें कह सकते हो कि नेटिविज्म बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व था। लाइक इसमें कहा गया था कि इन्फिनिट जो होता है वो यूनिवर्सल ग्रामर की मतलब वो जब पैदा होता है तो उसके पास यूनिवर्सल ग्रामर होती है। फिर डेटाबेस ग्रामर लैंग्वेज उसके पास वो हासिल करता है थ्रू लैब, और इस तरह उसने पूरा इस पर कॉग्निटिव मैकेनिज्म को बताया था कि वो अलाउ करता है कि आपके अनकॉन्शियसली एक्वायर कर रहे हैं आप नॉलेज को। इस थ्योरी के नज़दीक ना लैड जो था वो यूनिवर्सल ग्रामर रूल्स को लेके चलता है, जिस पे हम लोग पिछले लेक्चर में काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब जी हम देखते हैं कि आपके पास क्वेश्चन आता है हु इज़ नोम चॉम्स्की। अब नोम चॉम्स्की है क्या, मतलब थे कौन? नोम चॉम्स्की जो थे ये रिनोन अमेरिकन लिंग्विस्टिक फिलोसफर और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे। ये पैदा होते हैं जी 7 दिसंबर 1928 को इन फिलाडेल्फिया, ये पेंसिल्वेनिया यूएस के अंदर इनकी पैदाइश हुई। ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थिंकर थे। यूँ कह लें कि 20th सेंचुरी के अंदर ये इन्फ्लुएंशियल थिंकर के तौर पे सामने आए। इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की थी इन द फील्ड ऑफ लिंग्विस्टिक, साइकोलॉजी और पॉलिटिकल थ्योरी। ये नोम चॉम्स्की जो थे ये अमेरिकन थ्योरेटिकल लिंग्विस्टिक थे जिन्होंने काम किया था 1950 के रेवोल्यूशन के अंदर, जिसके अंदर बताया गया था कि जो ट्रीटिंग लैंग्वेज होती है उसे ह्यूमन बायोलॉजिकली बेस्ड कॉग्निटिव कैपेसिटी की वजह से उसे हम एक्वायर कर सकते हैं। अब जब हम इतनी बात कर रहे हैं यूनिवर्सल ग्रामर की, तो यूनिवर्सल ग्रामर आपके पास क्वेश्चन आता है कि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप कहते हो कि लैंग्वेज को किस तरह एक्वायर किया जा सकता है।
यूनिवर्सल ग्रामर के अंदर हम लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज। चॉम्स्की जो थे उन्होंने प्रपोज किया था ह्यूमन को कि उनके पास इनिशिएट कैपेसिटी होती है कि वो लैंग्वेज को एक्विजिशन कर सकते हैं। अब ये जो प्रोसेस था, जो एबिलिटी थी, जो कैपेसिटी थी, इससे नॉर्म चॉम्स्की ने कहा था कि यूनिवर्सल ग्रामर होती है। देन आपके पास ये अगला आता है हु इज B.F. स्किनर। B.F. स्किनर यानी बुरहास फ्रेडरिक स्किनर। B.F. का क्या मतलब है? बुरहास फ्रेडरिक स्किनर। अब जी ये भी अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। ये पैदा होते हैं जी 1904 20 मार्च को अमेरिका के अंदर, और इनकी डेथ होती है 18 अगस्त 1990 को। अब अगर इनकी हम पर्सनैलिटी की बात करें तो हमारे सामने आया कि इनके पास बहुत ज़्यादा करेक्टरिस्टिक्स थे। वो साइकोलॉजिस्ट थे, बिहेवियरिस्ट थे, यानी कि B.F. स्किनर जो थे ये बिहेवियरिस्ट थे, और स्कूल ऑफ थॉट में बिहेवियरिज्म के अंदर B.F. स्किनर काफ़ी ज़्यादा मकबूल हैं। अब वो इन्वेंटर थे, सोशल फिलोसफर थे। बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर थे, प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी थे 1958 को। फिर वो रिटायर हो जाते हैं 1974 को। अब हम बात करते हैं बिहेवियरिज्म B.F. स्किनर के बारे में। उन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी? B.F. स्किनर ने प्रपोज की थी थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। अब जब हम हिस्ट्री ऑफ इंडिविजुअल की बात करते हैं, अब ये जो हिस्ट्री है ये रेदर देन एनाटॉमी, तो हमें पता चला कि इसमें बहुत सारे यूजफुल डेटाज और इन्फॉर्मेशन पाई जाती हैं जिन्हें कंट्रोल किया जा सकता है ह्यूमन बिहेवियर से। अब जो बिहेवियरिस्ट अप्रोच है इसमें कहा यह क्या था, या यूँ कह लें कि B.F. स्किनर का बिलीव था कि जो बिहेवियर होता है वो डिटरमिन किया जा सकता है बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस के अकॉर्डिंग। अब ये वो कॉन्सिक्वेंसेस है जिनके नतीजे में वो बिहेवियर अक्कर हो रहा है। देन आपके पास आता है स्किनर साइंटिफिक बिहेवियरिज्म। अब कुछ लोग जो होते हैं ना काम ऐसे करते हैं जिससे उन्हें खुशी महसूस हो। मतलब ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो मुख्तलिफ वर्क इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें वो उनकी कॉन्सिक्वेंस प्लेएबल कॉन्सिक्वेंसेस उन्हें मिल रहे होते हैं। वो अगर हम देखें ना तो जिन चीज़ों पे उन्हें पनिश किया जा रहा होता है वो उस काम की तरफ नहीं जाते। जब हम बात करते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग की, तो बिहेवियरिज्म के अंदर स्किनर प्रपोज किया था कि जो बिहेवियर है वो लर्न किया जा सकता है थ्रू कॉन्सिक्वेंसेस। अब जब उसने बताया कि अगर आप रिवॉर्ड देते हो, यानी कि रिवॉर्ड और रीइंफोर्समेंट की थ्योरी के बारे में उसने काफ़ी ज़्यादा इसमें बात की थी। उसने कहा था कि अगर आप रिवॉर्ड देते हो तो पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं, बिहेवियर को सुधारा जा सकता है। इस पर उसने काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस किया था। अब उसने जो एक्सपेरिमेंट किया था ना ऑपरेंट कंडीशनिंग को लेकर, तो वो ये था कि उसने ना एक कैट को ना केज के अंदर रख दिया। अब कैट जो थी अगर वो मतलब उसे स्पेसिफिक बटन बनाए, अगर कैट ने शुरू में हुआ क्या कि कैट ने ना जी गलत बटन्स पे क्लिक करना शुरू किया। पहले उसने बटन, कोई भूख लग रही है, कोई खाना नहीं मिल रहा, कैट स्टार्विंग की तरफ आ गई। आहिस्ता आहिस्ता एक दिन हुआ क्या कि कैट ने सही बटन को पुश किया, खाना मिल गया, कैट ने खाना खाया। अब हुआ क्या कि उसे अंदाज़ा हो गया कि इस बटन को प्रेस करने से खाना मिलता है, सो वो रिवॉर्ड था ना उसके लिए। सो फिर जब भी उसे भूख लगती वो डायरेक्ट जाती, उसी बटन को प्रेस करती और उसे खाना मिल जाता। तो स्किनर ने कहा कि देखा, अगर हम उसे रिवॉर्ड प्रोवाइड कर रहे थे तो वो उसने अपने बिहेवियर को उसके अकॉर्डिंग कर लिया, लेकिन अगर हम उसे पनिशमेंट करते, यानी कि पहले जो बटन को वो प्रेस कर रही थी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, तो हुआ क्या, अब जब वो उसने दोबारा उसे प्रेस वो उन बटन्स की तरफ दोबारा वापस नहीं आई। तो इसी तरह उसने कहा था कि बिहेवियर को हम शेप कर सकते हैं। तो ये था जी लेक्चर नंबर 7। उम्मीद है कि आपको समझ और पसंद आया होगा। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।